ज्यादा लोग अभी नहीं देख। जी, तो मैं कह रहा था कि जो काउंसलर्स होते हैं उनके पास लोग आते हैं, यानी क्लाइंट अगर आते हैं तो क्या करते हैं, वो बेसिकली अपने सारे इमोशंस को वेंट आउट करते हैं। तो काउंसलर्स प्लेस इज द प्लेस वेयर यू कैन वेंट आउट, a client, a person can vent out, he can find out a place where he can vent out his emotions. तो काउंसलर फर्स्ट सीढ़ी है। दूसरा सीढ़ी हो जाता है साइकोलॉजिस्ट, जैसा कि आपने अभी कहा। साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के पास क्या होता है, क्यों हम जाते हैं, जब इंसान को कोई डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, जब जब कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है मन में, तो क्या करें कैसे करें, तो तब उस इंसान को ना साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। तीसरा जो सीढ़ी होता है साइकियाट्री, सॉरी साइकोपैथ, साइकोपैथ, आई एम सॉरी, क्या बोलते हैं उसको, थेरापिस्ट, थेरापिस्ट, थेरापिस्ट के पास हम जाते हैं। साइकोपैथ तो इनफैक्ट वो क्लाइंट ही है तो हम उसको थर्ड जो हमारा सीढ़ी है वो हम थेरापिस्ट के पास जाते हैं। थेरापिस्ट कई तरीके के थेरापी के बारे में बताते हैं, सीबीटी से लेकर के आरईबीटी, और इवन हिप्नोथेरापी भी एक साइकोथेरापी ही है। तो थेरापिस्ट के पास हम जाते हैं। तो थेरापिस्ट भी बेसिकली साइकोलॉजिस्ट ही होता है, बट वो प्रैक्टिशनर होता है, वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है, उसके पास वो एक सेटअप होता है। और फोर्थ जो लोग होते हैं, जो फोर्थ जो हाईएस्ट है, वो साइकियाट्री है। साइकियाट्रिस्ट क्या है, वो एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं बेसिकली। उनके पास ऑथोरिटी होती है कोई मेडिसिन के बारे में लिखने के लिए। बट आप देखेंगे जो काउंसलर्स होते हैं उनको मेडिसिन नहीं लिख सकते, इवन साइकोलॉजिस्ट भी मेडिसिन नहीं लिख सकते, थेरापिस्ट भी मेडिसिन नहीं लिख सकते। एक ही इंसान है जो कि जो लिख सकता है, वो साइकियाट्रिस्ट है। तो ये चार जो लेडर्स हैं, चार जो इम्पोर्टेंट डोमेन है जिसमें जो लोग काम करते हैं अपना मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में। Okay, coming back to our topic today, emotional first aid. Let's protect our emotions even before it gets hurt. आज बड़ा फोन आ रहा है एक मिनट मुझे समय दीजिए, मैं इनको मैसेज कर दूं। ओके, तो लेट्स प्रोटेक्ट आवर इमोशंस। तो इस इमोशंस को हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? तो इस सेशन में, इस वीडियोस में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इसके कोई भी सेट रूल्स नहीं है। आप अपने लिए फर्स्ट एड खुद डेवलप कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से। आप अपने क्लाइंट के साथ काउंसलिंग के सेशंस करते हैं, उसमें कौन कौन से चीज़ें उसको फायदा पहुंचा रहा है, कौन कौन से तरीके से उस क्लाइंट को आप हेल्प कर पा रहे हैं, उस बेसिस पे आप अपने लिए एक फर्स्ट एड डेवलप कर सकते हैं। ये कोई भी एक कोई सेट रूल्स और नियम कानून नहीं है कि ये चीज आपके पास होना चाहिए तभी आपका फर्स्ट एड है। बट हाँ, जो भी आप चीजें आप डेवलप कर रहे हैं, जो टूल आप अपने उस एड में रख रहे हैं, फर्स्ट एड में रख रहे हैं, वो निश्चित रूप से उस इंसान को इमीडिएट रिलीफ पहुंचा पाए, आपके क्लाइंट को इमीडिएट रिलीफ पहुंचा पाए, वही फर्स्ट एड कहलाता है। क्योंकि जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है उसमें भी यही सब चीज होती है, जिससे कि किसी को कुछ हर्ट होता है, फिजिकल डैमेज, कुछ फिजिकल प्रॉब्लम होता है, कट जाता है, छिल जाता है, तो उस जगह पे हमारे पास बैंडेज होता है, डिटॉल होता है। इससे क्या होता है, ये सिंपली हम उस मोमेंट पे उस इंसान को राहत पहुंचा पाते हैं। राहत नहीं भी पहुंचा पाते हैं तो हम एक डेंजर से उसको बचा करके अगले जो ट्रीटमेंट का स्टेप्स है वहां तक हम पहुंचा पाते हैं, तो वो फर्स्ट एड हुआ। सिमिलरली अगर आप इमोशनल फर्स्ट एड अगर डेवलप करना चाहते हैं तो आपके अपने एक्सपीरियंस, आप अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक, एक्सपीरियंस का मतलब जो चीजें आपने अपने ऊपर अप्लाई किया हो और वो आपके लिए काम किया हो, वो फर्स्ट एड होता है।
और वही चीज अगर आप अपने क्लाइंट के साथ 2 4 10 20 क्लाइंट के साथ अगर आपने अप्लाई किया, आपको लग रहा है ये काम कर रहा है, तब आपके लिए वो बहुत ही पावरफुल फर्स्ट एड हो गया और आप उसको फर्स्ट एड टूल किट में शामिल कर सकते हैं। तो ये जो सेशन है इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो मैंने अपने क्लाइंट के साथ या खुद अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ, वो चीजें मैं बता रहा हूँ। तो ये प्योरली सब्जेक्टिव है, बट हाँ मैं चाहूंगा कि आप इस चीजों को इन एड को अपने लिए भी अप्लाई करके देखें। अगर आपके साथ काम करता है तो आप अपने क्लाइंट को भी ये सजेस्ट कर सकते हैं। तो इस सेशन का जो एजेंडा है ये बहुत छोटा स्मॉल सेशन है, इसमें कोई टेक्निकल टर्म्स हम यूज करने वाले नहीं है, जस्ट कि हम कैसे इस टर्म को समझेंगे और कैसे डेवलप करेंगे। तो एक तो इंट्रोडक्शन ऑफ इमोशनल फर्स्ट एड है आज के एजेंडा। दूसरा, इंपॉर्टेंट इमोशंस वेयर फर्स्ट एड वुड बी हेल्पफुल। कौन कौन से इमोशंस होते हैं, क्योंकि हर इमोशंस में फर्स्ट एड काम नहीं कर सकता। जैसे ग्रीफ है, किसी इंसान के साथ अगर कुछ ग्रीफ वाला इमोशंस है तो आपका फर्स्ट एड काम नहीं करेगा। तो हम कुछ इमोशंस के बारे में जानेंगे जहां पे हम फर्स्ट एड अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा है हाउ टू क्रिएट आवर फर्स्ट एड टूल किट। एक टूल किट होगा, उसमें हम उसमें कैसे हम उसको क्रिएट करेंगे ताकि हम हमेशा अपने पास रखें, हमेशा उसको याद रखें, और जब भी उस तरीके का कोई सिचुएशन है तो हम उसको अप्लाई करके राहत पा सकें, रिलैक्स हो सकें। पर जी ब्रेक हो रहा है नेटवर्क अच्छा, ये ब्रेक हो रहा है? थोड़ा सा, हाँ स्लाइट। ओके, अब ठीक है क्या? हाँ अभी तो ठीक है। हाँ, वो एक्चुअली बीच में कुछ कॉल आ जाता है ना, दिन में काम करने से कॉल आता है, तो मैं मोबाइल नेटवर्क यूज करता हूँ ना, तो इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है। अच्छा, उसके बाद लास्ट में 5-10 मिनट हम बात करेंगे, कोई रिवीजन करेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर अगर होगा किसी के ऊपर तो हम बात करेंगे। तो आज का ये 4 एजेंडा है, बहुत सिंपल है, छोटा सा है। ओके, इमोशनल फर्स्ट एड। तो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन को हम कैसे समझेंगे कि हम इसको पहले पढ़ते हैं फिर समझेंगे एक एक लाइन। डू डू यू हैव ए फर्स्ट एड किट? हम सब लोगों ने देखा है फर्स्ट एड किट होता है। इफ सो, व्हाट इज इनसाइड? उसमें क्या होता है? बैंडेज, एंटीबैक्टीरियल क्रीम, गॉज पैड्स एंड अल्कोहल वाइप्स, आइटम्स दैट विल पैच अप योर बॉडी एंड गेट यू बैक टू व्हाट यू वर डूइंग। बट व्हाट डू यू डू इफ यू हैव एन इमोशनल वाउंड्स? आर यू प्रिपेयर्ड फॉर देम? ऐसा होता है कि जो टूल किट होते हैं उसमें क्या होता है? बैंडेज होगा, एंटीबैक्टीरियल क्रीम होगा, कुछ पैड्स होंगे, कुछ अल्कोहल रिलेटेड कुछ वाइप्स होंगे। ये सारे टूल जो फर्स्ट एड होते हैं वो किट का हिस्सा होता है। और वो किट क्या होता है? आपको फौरी तौर पे राहत पहुंचाता है। बट अगर आपके साथ आप अगर डैमेज हो जाते हैं इमोशंस से रिलेटेड, आपके सामने कोई ऐसा सिचुएशन आया, कोई ऐसा व्यक्ति आ गया, वो आपको हर्ट कर दिया, तब उसके लिए आप क्या करते हैं? So emotional first aid is the idea where we take care of our emotional injury when they occur, so that they do not become more damaging over the period of time. तो ये इसलिए जरूरी है, इमोशनल फर्स्ट एड इसलिए जरूरी है कि जैसे ही आपके सामने उस तरीके का कोई सिचुएशन आता है, तुरंत आप उसे अप्लाई करें ताकि आपका फर्दर कोई डैमेज नहीं हो पाए। अगर हम उसको इमीडिएट अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वो हमारे इमोशंस का हिस्सा बन जाएगा, और जब जब उस तरीके का कोई सिचुएशन आएगा वो ट्रिगर करेगा और हमको परेशानी में डाल सकता है। तो इसीलिए इमोशनल फर्स्ट एड मतलब जब भी कोई ऐसा सिचुएशन आता है, आपको लगता है आप इमोशनल डिस्कम्फर्ट हो रहे हैं, आप इमीडिएट अप्लाई करके उसको इमीडिएट रोक करके उसको वहां से हटा दीजिए। अगर नहीं अप्लाई करते हैं तो आपके सामने ये सिचुएशन आएगा और फिर आप बार बार डिस्टर्ब होंगे, और धीरे धीरे क्या होगा ना, एक सीरियस और सीवियर मेंटल हेल्थ कंडीशन बन सकता है। सो विच इज वाई इमोशनल फर्स्ट एड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। जैसा कि मैं सेशन के शुरू में बोल रहा था कि कई बार क्या होता है ना कि चीजें खराब हो जाती हैं लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं, करते जाते हैं लगातार करते जाते हैं, और बार बार वैसा ही सिचुएशन आता है, फिर परेशान हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, फिर वो धीरे धीरे इरिटेशन, एंगर और पता नहीं क्या क्या चीजें
हमारे सामने आती है। तो इसीलिए इमोशनल फर्स्ट एड बहुत इंपॉर्टेंट है अप्लाई करना उसी मोमेंट पे, ताकि ये बाद में हमें परेशान ना कर सके। तो ये होता है इमोशनल फर्स्ट एड का इंट्रोडक्शन है। आगे हम फिर बात करेंगे व्हेन फर्स्ट एड नीडेड, फर्स्ट एड कब चाहिए होता है। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि कई इमोशंस होते हैं जो कि जिसमें फर्स्ट एड काम नहीं करेगा, और दुनिया भर का इमोशंस हमारे लाइफ में होता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग ही एक ऐसा बीइंग है जो इमोशन से जूझता रहता है, इमोशंस का हिस्सा होता है। आजकल हम देखेंगे ना, एक वर्ड बड़ा यूज हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? वो कंपेयर करता है ह्यूमन इंटेलिजेंस को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपेयर करता है। सब चीज वो लोग, ह्यूमन इंटेलिजेंस का जो जो चीजें हैं वो सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है। आज के डेट में हमारे पास जो भी गैजेट्स है वो सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्सा है, चाहे मोबाइल फोन हो, टेलीविजन हो, हर एक चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें का कुछ ना कुछ पार्ट उसमें लगा हुआ है। लेकिन एक ही चीज नहीं है, एक ही चीज मिसिंग है, और उसके ऊपर लगातार काम हो रहा है, साइंटिस्ट सब काम कर रहे हैं उसके ऊपर। वो मिसिंग चीज क्या है? वो इमोशंस। ह्यूमन इंटेलिजेंस को बहुत हद तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैच करता हुआ नजर आ रहा है, बट एक चीज मिसिंग है जो कि इमोशंस है, क्योंकि इमोशन सिर्फ ह्यूमन बीइंग के साथ होता है, सिर्फ इंसान के साथ होता है। तो हम इंसान इमोशंस के बगैर रह नहीं सकते। हर मोमेंट या तो अच्छा इमोशन है या बुरा इमोशन है। अच्छा इमोशन है, देयर इज नो प्रॉब्लम, कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब निगेटिव इमोशंस होते हैं तब हमें फर्स्ट एड अप्लाई करना है। तो कब और कौन कौन से इमोशंस में हम अप्लाई कर सकते हैं? तो मैंने 4 इमोशंस को शॉर्टलिस्ट करके रखा हुआ है, जो कि मेरा मानना है कि इन 4 इमोशंस में, क्योंकि इन 4 इमोशंस की ना इंटेंसिटी बहुत ज्यादा वो नहीं होता है, बहुत पावरफुल इंटेंसिटी नहीं होता, हम उसको मैनेज कर सकते हैं विथ लिटिल अमाउंट ऑफ अवेयरनेस और फोकस्ड। तो अगर हम इन 4 इमोशंस को फर्स्ट एड अप्लाई करके उसको रोक पाए ना, तो हम अपने 50-60% जो हमारे मेंटल हेल्थ के कंडीशंस है ना, उसके ऊपर हम ब्रेक लगा सकते हैं। और हम काउंसलर का क्या काम है? हम काउंसलर का काम किसी के डिजीज को हील करना नहीं है। मैं एक बार रिमाइंड कर दूं, मैं बड़ा फ्रैंकली बताता हूँ, अगर कोई इंसान किसी बहुत ही सीरियस मेंटल हेल्थ कंडीशन के साथ सफर कर रहा है ना, तो उसको साइकियाट्री के पास भेज दो, थेरापिस्ट के पास भेज दो, बट काउंसलर्स मेरे ख्याल से उनको टच नहीं करना चाहिए। हमारा सिर्फ काम है प्रिवेंशन। हम कैसे प्रिवेंट कर सकें कोई इंसान मेंटल हेल्थ कंडीशन में ना चला जाए, मेंटल हेल्थ वाले बुरे स्थिति में ना चला जाए, हमारा काम है सिर्फ प्रिवेंशन। और इसीलिए हमारे जो पढ़ाई है, हमारा जो कोर्स सिलेबस है, उसमें हम ज्यादातर सिर्फ प्रिवेंशन के ऊपर ही बात करते हैं। हम अपने लाइफ स्टाइल्स के ऊपर बात करते हैं, लाइफ स्टाइल में बदलाव करके हम प्रिवेंशन के ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये कौन कौन से हैं 4 इमोशंस? पहला तो है रिजेक्शन। रिजेक्शन हमें हर जगह मिलता है, हम देखते भी हैं आज के डेट में, क्योंकि आज के डेट में इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। आप बाहर निकलने के बाद आपको पता लगता है, जैसे ही आप कॉलेज, इवन स्कूल में रिजेक्शन का कितना प्रॉब्लम है। हर स्टूडेंट कभी खड़े होकर के सवाल नहीं पूछता। स्टूडेंट अपने क्लास में खड़े होकर सवाल नहीं पूछ पाता, क्यों? क्योंकि उसको लगता है रिजेक्ट हो जाएगा मेरा सवाल, आउटराइटली रिजेक्ट कर देंगे सर, बच्चे क्या बोलेंगे। तो ये रिजेक्शन का एक इमोशन होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दूसरा जो आज के डेट में लोनलीनेस। लोनलीनेस का मतलब ये नहीं हुआ कि सिर्फ ओल्ड एज में होता है, आज के डेट में यंगर लोग भी लोनलीनेस का बहुत ज्यादा शिकार हो रहे हैं। उसका सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है, लेट मी टेल यू, वो हमारा गैजेट है, वो मोबाइल फोन है। चूंकि हम ज्यादातर समय मोबाइल फोन के ऊपर बिताते हैं, तो लोनलीनेस एक बहुत ही ग्रोइंग प्रॉब्लम है, ये बहुत तेजी से पैर पसार रहा है। तो लोनलीनेस भी एक समस्या है, जहाँ पे भी हम इमोशनल फर्स्ट एड टूल किट को हम अप्लाई कर सकते हैं। फियर ऑफ गिल्ट, तीसरा मेरा मानना है कि गिल्ट, आज के डेट में हर इंसान कुछ ना कुछ गलती कर जाता है, कभी सीरियस गलती होता है, कभी कभी छोटा मोटा गलती होता है।
तो एक गिल्ट आ जाता है, क्योंकि जब हम कोई चीज छिपा करके कुछ करते हैं ना, किसी से बचा के कोई काम, गलत काम कर जाते हैं, तो एक गिल्ट का भावना स्वाभाविक है। तो ये फियर ऑफ गिल्ट भी एक इमोशंस है, जहां पे हम अप्लाई करके, फर्स्ट एड अप्लाई करके अपने आप को सही रख सकते हैं। इसके अलावा फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ फेलियर का आप देखो कितना ज्यादा असर है आज के डेट में। हर एक बच्चे के साथ है फियर ऑफ फेलियर का। जैसे ही एग्जामिनेशन का समय आता है, बोर्ड एग्जामिनेशन का समय आता है, फियर ऑफ फेलियर हर स्टूडेंट का प्रॉब्लम बन जाता है। और फियर ऑफ फेलियर का इमोशन इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है कि ये इवन आपको रिस्क लेने से रोकता है, बचाता है। तो अगर आप यंग एज में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अपना करियर डेवलप कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, अगर आप रिस्क लेना अगर नहीं चाहते हैं, तो आप आगे भी नहीं बढ़ सकते। तो फियर ऑफ फेलियर इसी वजह से होता है, क्योंकि हम सब लोग रिस्क लेना नहीं चाहते। हम सब एक कंफर्ट का एक जोन में रहते हैं और उस जोन को ब्रेक नहीं करना चाहते। हमें लगता है कि इस जोन से हट जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ तो क्या हुआ। तो ये 4 मैंने इमोशंस को शॉर्टलिस्ट किया हुआ है, जहां पे हम फर्स्ट एड को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या कहते हैं कि व्हेन यू गेट हर्ट बाय पीपल, प्लेस और सर्कमस्टांसेस, हम यही 3 चीज होते हैं ना जिसमें हम हर्ट हो जाते हैं। पीपल, लोग क्या कहेगा, लोग ने अगर कुछ बोल दिया, कुछ गलत शब्द का इस्तेमाल कर दिया, कुछ हमारा क्रिटिसाइज कर दिया, सीवियर क्रिटिसिज्म कर दिया किसी के साथ, तो हम हर्ट हो जाते हैं। कोई जगह पे हम चले गए, जगह जो हमारे मन पसंद नहीं है, हमारे मुताबिक नहीं, और फिर भी हमें वहां कुछ देर टिकना पड़ा, रहना पड़ा, तो वो प्लेस भी हमारे लिए हमारे इमोशंस के ऊपर हावी हो सकता है। और सर्कमस्टांसेस, इवेंट्स, लाइफ में इवेंट हमेशा होता है। हर मोमेंट हम किसी ना किसी इवेंट के साथ रहते हैं। तो अगर वो इवेंट हमारे साथ, हमारे फेवर में नहीं रहा, तब भी हम, संभव है कि हमारा इमोशन हर्ट हो जाए। तो इन सिचुएशन में हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। तो ये 4 इंपॉर्टेंट इमोशंस हैं। नाउ अच्छा, ये जो सेशन मैंने किया था कुछ दिन पहले, मैंने एक एनजीओ के साथ किया था, जिनके बच्चे थे सिर्फ 10वीं और 11वीं 12वीं के बच्चे थे। तो ये ज्यादा आपको लगेगा कि ये फोकस उसके ऊपर है, बट ये अप्लाई हर जगह हो। तो इसमें कहते हैं कि फिर हाउ टू बिल्ड योर फर्स्ट एड किट। ये है ना, जब जब हमारे पास 4 इमोशंस हो गए, पीपल, प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस में अगर हम हर्ट हो रहे हैं, हमारा इमोशंस हर्ट हो रहा है, तो हम कैसे अपने आप को बचाएंगे, कैसे अपने आप को प्रिवेंट करेंगे, प्रिवेंशन के मेजर्स क्या हैं, और उसको कैसे डेवलप करेंगे। तो इसके बारे में हम बता रहे हैं कि टू बिल्ड आवर इमोशनल फर्स्ट एड टूल किट वी नीड टू फोकस ऑन 3P। 3P, उस 3P को हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड द 3P दैट, एंड दोज आर प्रिंसिपल्स, पीपल एंड प्रोसेस। वो क्या चीज है? प्रिंसिपल इन लाइफ। हर इंसान का अपना लाइफ में एक प्रिंसिपल होना चाहिए। उसके अलावा पीपल, आप कैसे कैसे लोगों के साथ रहते हैं, पीपल अराउंड यू, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। इस ये 2 चीज हो गया। तीसरा, प्रोसेस दैट हेल्प टू बिल्ड किट। उसके बाद प्रोसेस होते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आप अपने लाइफ में एक प्रिंसिपल बना लिया, फिर आप अपने लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया कि इस तरीके के लोग हमारे साथ रहेंगे। उसके बाद उसका प्रोसेस क्या होगा। तो ये 3P के ऊपर हम बात करने वाले हैं, जिससे कि हम अपने इमोशनल टूल किट को डेवलप कर पाएंगे। तो पहले हम देखते हैं कि प्रिंसिपल इन लाइफ। हम सब लोगों के पास एक लाइफ का प्रिंसिपल होता है, एक उद्देश्य होता है, एक नियम होता है, एक कानून होता है कि नहीं होता? हम सब एक बनाते हैं ना नियम अपने लिए। कई लोग नहीं बनाते हैं, ज्यादातर लोग नहीं बनाते हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि जैसे जो चीज आया वैसे करते गए, जैसे जो चीज आया वैसे करते गए। तो प्रिंसिपल में भी हम क्या चीज है, वो 2-3 चीजें मैं बताऊंगा यहाँ पे।
प्रिंसिपल इन लाइफ में क्या होता है कि बाउंड्रीज होना बहुत जरूरी होता है। लाइफ में एक बाउंड्रीज कि कौन से लेवल तक मुझे जाना है। हर एक चीज के लिए बाउंड्री आपको सेट करना पड़ेगा कि मेरा क्या लिमिटेशन है। अगर हम अपने लिमिटेशंस को नहीं पहचानेंगे ना, तो हम अपने पोटेंशियल को भी नहीं पहचान पाएंगे। तो लाइफ में हमेशा अपना एक बाउंड्रीज हमें होना चाहिए। अगर आज की डेट में मैं एक काउंसलर हूँ, तो मैं एक अच्छा काउंसलर कैसे बन जाऊँ, एक बहुत अच्छा नेटवर्क कैसे डेवलप कर लूँ, ये हमारा एक बाउंड्री हो तो एक रियलिस्टिक सा लगता है। लेकिन हम यही सोचे कि हम कैसे साइकियाट्री बन जाएं, बन सकते हैं, बट आपको ये बाउंड्री देखना पड़ेगा कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, आप जिस 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 लेवल पे हैं, आप यहाँ से साइकियाट्री बन सकते हैं क्या। तो एक बाउंड्रीज अपने लिए सेट करना बहुत जरूरी होता है। दूसरा होता है फिलोसफी ऑफ सक्सेस। सक्सेस का मीनिंग हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग अलग होता है। सिस्टर नैना के लिए सक्सेस का मतलब अलग है, सिस्टर उमा के लिए अलग है, सिस्टर आरती के लिए अलग है सक्सेस का मतलब। मेरे लिए सक्सेस का मतलब अलग है। कईयों का सक्सेस का मतलब होता है कि इतना पैसा हो जाए, इतना नाम हो जाए, इतना बड़ा बंगला हो जाए, ये सब सक्सेस होता है कईयों के लिए। लेकिन कईयों के लिए सक्सेस क्या हो सकता है कि मैं हमेशा खुश रहूं, खुशी, सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट, काइंडनेस। कई लोग अपना इसको सक्सेस मानता है। कई लोग चाहता है कि भाई मेरे लिए क्या है, ये सब चीज ठीक ठाक चल रहा है, यही मेरे लिए सक्सेस है। तो सक्सेस प्योरली सब्जेक्टिव टर्म होता है। तो आप अपना सक्सेस को पता करिए कि आपके लिए सक्सेस का क्या मतलब है। कोई कहता है 99% मार्क्स 10th में 12th में आने के बाद भी उसको लगता है कि मैं सक्सेस नहीं हूं। तो अपने सक्सेस का मतलब आपको पता होना चाहिए कि भाई ठीक है, मैं 70% ही मार्क्स है तो क्या हो गया, मैं आगे देखूंगा, मैं आगे सीखूंगा, मेरे को जो चाहिए था मैंने वो अक्वायर कर लिया। ये सक्सेस हो सकता है आपके लिए। तो आप अपने लिए सक्सेस का एक एक पैमाना तय कर लीजिए। कभी भी किसी से कंपेयर मत करिए। अगर कंपैरिजन करेंगे तो सक्सेस का पैमाना आपके लिए तय नहीं हो पाएगा। तो मेरा मानना है कि एक सक्सेस का आप अपना फिलॉसफी डिजाइन कर लीजिए। उसके अलावा बिलीव्स एंड वैल्यूज, आप अपने लाइफ में आपकी क्या मान्यताएं हैं, ये सब चीजें भी आप रखिए अपने पास। ठीक है ना। क्योंकि वैल्यूज ही हमारा क्या होता है कि हमारा जो जिसको इंटेलेक्ट बॉडी बोलते हैं, उसको हम हेल्दी कैसे रख सकते हैं। जैसे 5 लेयर ऑफ बॉडीज होता है ना, 5 लेयर ऑफ बॉडी के बारे में हमने पढ़ा है ना। तो उसी तरह जो हमारा जो इंटेलेक्ट बॉडी होता है, उसका रिलेशन होता है अपने बिलीव्स एंड वैल्यूज से लाइफ में। वाइज माइंड याद आ गया। हाँ, बिल्कुल। तो हमारे लिए बिलीव्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होने चाहिए कि मैं कैपेबल हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। ये ग्रोथ से रिलेटेड होते हैं, तो ये आप अपना तय कर लीजिए। अगर आप ये हमेशा सोचेंगे कि भाई मेरे लिए तो ये संभव नहीं है, मैं वहां जा ही नहीं पाऊंगा, मैं ये कर ही नहीं पाऊंगा, तो ये आपके बिलीव्स हैं। तो आप हमेशा ऐसे बिलीव्स को अक्वायर करिए जो आपको एम्पावर्ड बनाता हो, आपको शक्तिशाली बनाता हो। तो ये प्रिंसिपल इन लाइफ है। ये मैं बड़ा शॉर्ट शॉर्ट में सब बताता जा रहा हूँ। और मैं मुझे पता है आप सब लोग अपने लिए सब एक डेवलप कर पाएंगे अपने लिए टूल किट। इससे इससे आपको एक ब्रॉड एक पिक्चर मिल सकता है कि आप अपने लिए क्या आप डेवलप करना चाहते हैं। ओके, पीपल अराउंड यू, किस तरीके का लोग आपके पास होने चाहिए जिससे कि आपका इमोशनल हेल्थ अच्छा रहे। कुछ मैंने आइडेंटिफाई किए हुए हैं कि यू नीड एटलीस्ट 4 टाइप्स ऑफ पीपल इन योर लाइफ। 4 तरीके के लोग आपके लाइफ में होने चाहिए। 4 से ज्यादा रख सकते हैं, बट आपका फोकस ही 4 तरीके के लाइफ में, 4 तरीके के लोगों के साथ होना चाहिए। एक तो आप हमेशा अपने एक मेंटोर का तलाश करिए।
जरूरी नहीं है कि उस मेंटर को आप कुछ पैसे दें। ऐसे भी बहुत लोग हो जाते हैं जो लाइफ में ना आपको मेंटोरिंग, आपको सपोर्ट सजेस्ट करेंगे। एक लाइफ में मेंटर होना बहुत जरूरी है। वो आपके फादर हो सकते हैं, आपके मदर हो सकते हैं, आपके घर में कोई भी रिलेटिव हो सकता है वो मेंटर। मेंटर नॉर्मली क्या होता है, आपका जो उम्र है आपसे ज्यादा उम्र का हो। क्यों? क्योंकि उसके पास लाइफ का, रियल लाइफ का एक्सपीरियंस होता है। वो आपको लाइफ के इंपॉर्टेंट स्टेजेस पे ना, लाइफ के इंपॉर्टेंट स्टेजेस पे आपको हेल्प करेगा। जब भी आप कहीं स्टक हो जाते हैं आपको हेल्प करेगा। तो मेंटर होना बहुत जरूरी है। दूसरा, चीयर लीडर्स होने चाहिए। चीयर लीडर्स यानी कि आपको जो हमेशा हंसाए। हंसना जरूरी है ना। सिर्फ हंसने मात्र से आपके बॉडी के जो कम से कम 8-10 जो सिस्टम है ना, वो अपने ऑप्टिमम लेवल पे काम करने लगता है सिर्फ हंसने मात्र से। तो मेरा पता है कौन है चीयर लीडर? दो हैं, अक्षय कुमार एंड ओम पुरी। इन दोनों का कोई कॉमेडी मूवी आप देखो, आप हमेशा हंसते रहोगे। तो मैंने इनको अपना चीयर लीडर बनाया हुआ है। उसी तरह आप अपना बना सकते हैं चीयर लीडर। तीसरा, आप क्रिटिक भी रख सकते हैं अपने साथ। क्रिटिक का मतलब एक होता है कि वो जेन्युइन क्रिटिसाइज करने वाला हो। एक नीचा दिखाने वाला होता है एक इंसान, तो उससे आपको दूरी बनाना है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इंसान रियल जेन्युइन क्रिटिक है। ये आपको थोड़ा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्रिटिक के बारे में बोला गया है ना, निंदक नियरे राखिए। तो जिस इंसान को अगर तरक्की करना है तो उस निंदक टाइप लोगों को ना अपने पास रखना चाहिए। वो आपको आपके शॉर्टकमिंग के बारे में बताएगा, आपकी जो कमियां है ना उसके बारे में बताएगा। तो क्रिटिक्स भी हमारे पास होने चाहिए। हमारे पास पार्टनर्स इन क्राइम, ये वर्ड थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन पार्टनर्स इन क्राइम का क्या मतलब है? कई बार क्या होता है ना कि हम जाने अनजाने में कुछ गलत कर गए, तो आप उनसे बात करके बता सकते हो। तो बोलेगा, क्या बोलेगा, चलो कर दिया कोई बात नहीं, आगे देखते हैं क्या होगा। तो वैसे लोग भी होने चाहिए। वो देखा है ना शोले मूवी में, आप सब लोगों को याद जरूर होगा, धर्मेंद्र आकर के कहता है अमिताभ बच्चन की, भाई मैंने ये कमिटमेंट कर दिया। तो उसमें वो अमिताभ बच्चन क्या कहता है, चलो आपने बोल दिया तो ये कर देंगे हम। एक मेरे ख्याल से एक बड़ा फेमस डायलॉग, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट ऐसा कुछ है अमिताभ और धर्मेंद्र की जोड़ी में। तो उस तरीके का एक इंसान भी बहुत जरूरी है हमारे लाइफ में। तो भाई जी ये समझाइए ना, एक बार समझा नहीं, पार्टनर्स इन क्राइम मुझे हाँ, थोड़ा पार्टनरशिप सा टाइम, जैसे मान लो कि आप देखो लाइफ में हम हर कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। कई बार जाने अनजाने में हम कुछ गलत कर जाते हैं, तो आपको एक अंदर फीलिंग आता है ना कि गलत हो गया। तो आप ये बात किसको बताओगे? एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिससे आप शेयर करो कि भाई मैंने ये गलत काम कर दिया। तो आपको ना वहां से वो आपको अपलिफ्ट करेगा, चलो ऐसा कर दिया तो क्या हो गया, आगे देखते हैं। वो ऐसा मतलब वो अपने को रियलाइज भी करा दे अपनी गलती को, और अपने को मोटिवेट भी कर दे। मोटिवेट भी कर दिया। वो आप वो ऐसा इंसान होगा जिसको आप 12 बजे रात में भी कॉल करो कि भैया मेरे साथ ये हो गया, आ जाना, तो तुरंत आ जाएगा। वो ऐसा आदमी हो सकता है। तो जी आप सब लोग ये भी अभी सोच रहे हो कि ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं, बट मेरा मानना है कि जब आप इस तरीके फोकस करेंगे ना इन सब एरियाज पे, तो ऐसे लोग मिल जाते हैं। हाँ। ये हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता भी कई बार ऐसा, लड़कियां अपने हस्बैंड को इस तरह का सोचती हैं और जी लड़के अपनी वाइफ। हाँ। तो इस तरीके का लोग हमारे लाइफ में होने चाहिए अगर हम अपने इमोशनल हेल्थ को सही रखना चाहते हैं। तो ये 4 तरीके, 4 कैटेगरी के लोग हैं। ना हम एक चीज और देख लेते हैं, ये प्रोसेस। ये सब तो लोग हो गए आपके आसपास, लेकिन आप अपने आप को कैसे ठीक रखेंगे? आपको कुछ रिचुअल्स आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे डेली। इसमें क्या होता है, ड्रिंक सफिशिएंट वाटर्स। आपको अगर सही मात्रा में पानी नहीं पीते हैं, कितना मात्रा में पीना है ये आप समझें, बट सही मात्रा में पानी आपको पीना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आपके ब्रेन को क्या चाहिए होता है, सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए। सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए। अगर ऑक्सीजन आपके ब्रेन को गया तो आपका ब्रेन काफी रिलैक्स्ड और काम कूल रहेगा। तो पानी एक ऐसा चीज है जिससे कि आप अपने ब्रेन को
काम रख सकते हैं। ये प्रोसेस का एक हिस्सा है। ड्रिंक सफिशिएंट वाटर। क्वालिटी स्लीप, बहुत बात कर चुके हैं हम सब लोग इसके बारे में, क्वालिटी स्लीप क्यों जरूरी है। और एक चीज जो बहुत जरूरी है, जो मेरा आजकल रिसर्च एरिया भी है, ग्रैटिट्यूड। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड आपको बहुत हेल्प करेगा। हम कंप्लेन बहुत करते रहते हैं कि हमारे लाइफ में ये नहीं है, हमारे लाइफ में वो नहीं है, लेकिन मैं आपको एक गारंटी के साथ आज एक चीज बोलने वाला हूँ और आप करके देखिए। ये मैं फिलोसफिकल होकर के बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक रिसर्च बेस्ड बात मैं आपको कह रहा हूँ, जो कि इंटरनेशनल जर्नल्स में छपा हुआ चीजें हैं, कि आप अपने लाइफ में आपके पास जो जो प्रॉब्लम है लिखना शुरू कीजिए, और जो जो आपके लाइफ में अच्छा चीज है उसको भी लिखना शुरू कीजिए। मैं अचीवमेंट्स आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपके जो प्रॉब्लम्स होंगे ना, वो 5 से 10 अगर क्रॉस कर गया तो आप मुझे चैलेंज कर सकते हैं। तो आपके प्रॉब्लम 5 से मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10 से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन आप अपने पास जो अच्छी चीजें हैं उसके लिस्ट आप खत्म नहीं हो पाएगा, आप लिखना शुरू कर दो। तो ग्रैटिट्यूड का ये पावर है, ये रियलाइजेशन है बेसिकली। राइट। तो ये इतना पावरफुल चीज होता है, ये ग्रैटिट्यूड इतना पावरफुल टूल है अपने इमोशनल वेलबींग को कंट्रोल में रखने के लिए, कि मैं इसके इम्पैक्ट के बारे में, मेरे आप रिसर्च आर्टिकल अभी आने वाले आप पढ़ेंगे, उसमें काफी कुछ, वैसे तो ऑलरेडी बहुत सारा चीज इंटरनेट पे है, लेकिन मेरा भी आप पढ़ना, आप उसमें पाओगे कि इतना कुछ है। इसके एक फायदे नहीं, इसके अनेक फायदे हैं। आपके इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं ना लाइफ के, उन सब एरियाज को डायरेक्ट इंपैक्ट करता है ग्रैटिट्यूड। तो आप डेली 5 मिनट, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आप अपने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करिए। ये आपके इमोशनल वेलबींग को, ये आपके इमोशनल टूल किट को डेवलप करने में मदद करने वाला है। और भाई जी, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी रिलेटेड होता है, ऐसा मुझे फील होता है। द मोर वी शो द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, वी कीप ऑन अट्रैक्टिंग द सिमिलर थिंग्स हाँ, वो और क्यों अबंडेंस। वो क्यों होता है? क्योंकि जब कोई भी चीज आपके फोकस में आ जाता है ना, तो वो चीजें आपके तरफ अट्रैक्ट होने लगती हैं। तो जब आप अच्छाइयों को अपने फोकस में रखेंगे ग्रैटिट्यूड के माध्यम से, तो वो सब चीजें आपके आसपास दिखना शुरू हो जाती हैं। राइट। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही चीज तो है कि आप चीजों को काउंट करना शुरू कर देते हो अपने लाइफ में। तो जब आप काउंट करना शुरू करोगे, मतलब आपके फोकस में आ गया, वो अटेंशन में आ गया, और धीरे धीरे वो चीजें फिर एक्सपैंड होना शुरू हो जाती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही है। हम बीकेएस के लिए तो काफी फुल ऑफ एक्सपीरियंस रहा है, आई एम श्योर सभी करते भी हैं और है भी। प्राप्तियों की तो इतनी लंबी लिस्ट है ही, और बाबा बोलते भी रहते हैं कि उन्हें रिवाइज करके देखोगे तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो सब कुछ है, कुछ भी कमी नहीं है, हाँ, सब कुछ है। अल्टीमेटली चूंकि हम उसके तरफ अपना ध्यान नहीं लेके जाते, हम अपना अटेंशन लेके नहीं जाते, इसलिए हम उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन बहुत कुछ है हमारे पास। हम दो एक चीज नहीं होता है तो उसके लिए कंप्लेन, कंपैरिजन और तमाम तरह की चीजें शुरू कर देते हैं। बट हम अगर उसको काउंट करना शुरू करें ना, तो उसकी लिस्ट बहुत लंबी है। तो कैसा लगा आज का सेशन? बहुत अच्छा भाई जी, खत्म हो गया क्या? हाँ हाँ, वही बोल रहे थे, खत्म हो गया। हाँ, खत्म हो गया, क्योंकि ये बहुत छोटा चीज है ना। इमोशनल टूल किट आपने डेवलप करना है, तो क्या क्या चाहिए मेरे को? मेरे पास कैसे लोग हैं, क्या क्या हम उसको कैसे प्रोसेस करेंगे, यही सब तो चीजें होती हैं। राइट। बहुत बढ़िया सेशन था भाई जी। है ना? और ये इसको हाँ। और एक्सपैंड कर सकते हैं, इस सेशन को और 2-3 घंटे के लिए हम बना सकते हैं, लेकिन आप सब लोग, हम सब लोगों को इसकी जरूरत क्या है? हम सब लोग एक्सपर्ट हैं, चैंपियन हैं इन सब मामले में। तो मैंने नहीं, टॉपिक कुछ दिन पहले छेड़ दिया था, तो मैंने कहा अच्छा इसको एक बार करके खत्म कर देते, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ बताने कहने की तो जरूरत है नहीं ना। हाँ नहीं, उमा दीदी जी। उमा बहन ने ये निकाला ना फर्स्ट एड का, तो उस टाइम उनका देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अच्छा, इस पे तरफ हमने ध्यान ही नहीं दिया कि पहले तो हम फर्स्ट एड बॉक्स में हमारे होते हैं सब, पर ये चीजें सच में बहुत, वो सच में तो पावरफुल है। आप लोग और अपने अपने हमारे लिए फ्रेंड को या फिर रिलेशन वालों को अपने अपने लिए ना एक टूल किट डेवलप कर लीजिए कि फलना फलना चीज मेरे लाइफ में चाहिए, ताकि कोई इमोशंस आए तो हम उसको
इमोशन मतलब निगेटिव इमोशंस की बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी हमारा जूम सेशन भी खत्म होने वाला है। हम नेक्स्ट सेशन, दीदी अभी कुछ दिन पहले मेरे को कह रही थी, एक मेरा रियलाइजेशन के ऊपर एक कुछ था, सेल्फ रियलाइजेशन, जो कि लाइफ हाँ के ऊपर था। जरूरी है। हाँ, ये भी हम अब शुरू करने वाले हैं, जो हम सेशन पहले कर रहे थे ना, हम अभी से दोबारा शुरू करने वाले हैं। हाँ ये चाहिए, क्योंकि बाबा भी कहती है स्मृति और विस्मृति, ये जी स्मृति का रहना भी जरूरत है ना, जी अवेयरनेस का। हाँ इसी हाँ के ऊपर नेक्स्ट करते हैं। जी। अच्छा, जब तक ये नई